जवाब प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में दिया, लोकसभा में उनको बोलने नहीं दिया गया। उसकी बात हम लोग कर चुके हैं, इसलिए उसको दोहराएंगे नहीं। राज्यसभा में उन्होंने जवाब देते हुए एक बात कही। उन्होंने कहा कि दुनिया भर के देशों में आबादी बूढ़ी हो रही है उन देशों की। भारत एक ऐसा देश है दुनिया में जिसकी आबादी में 2/3 हिस्सा युवाओं का है। तो ये हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है और हमें ज़रूरत है इसको स्किलफुल बनाने की। जिस तरह से दुनिया का बाज़ार खुल रहा है, जो FTA हुए हैं, उन्होंने यूरोपियन यूनियन के साथ FTA की बात की, उन्होंने न्यूजीलैंड के साथ, इंग्लैंड के साथ, ओमान के साथ, और अब जो भारत और अमेरिका के बीच में हो रहा है उसकी संभावना की बात की। उस समय तक घोषणा नहीं हुई थी। तो इन सब की बात करते हुए उन्होंने कहा कि भारत के लिए बहुत बड़ा बाज़ार खुल रहा है और युवाओं के लिए बहुत बड़ा अवसर है, रोज़गार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। प्रधानमंत्री की बात तो भारत के विकास, भारत का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसकी, और भारत के युवाओं की जो क्षमता योग्यता है। दुनिया में सबसे योग्य लोग अगर किसी एक बड़े देश में हैं तो भारत है। हर देश को भारत के इस युवा प्रतिभा की ज़रूरत है। अमेरिका में भरमार है, उसके अलावा यूरोपीय देशों में, दूसरे देशों में। आज भारत को ऐसे लोगों को बढ़ाने की ज़रूरत है। प्रधानमंत्री के कहने का कुल मतलब ये था कि हमारा जो ये डेमोग्राफिक डिविडेंड है इसको हमें और बढ़ाना चाहिए और मजबूत करना चाहिए। और उन्होंने जो बात नहीं कही, भाषण शायद बहुत लंबा हो जाता, कि उसके लिए हमको किस तरह से स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में काम करना चाहिए, किस तरह से एजुकेशन में काम करना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी को क्या समझ में आया इसमें? उन्होंने कहा, देखिए, हम जो कहते थे उसको प्रधानमंत्री ने सही साबित कर दिया। मुसलमानों की आलोचना होती है कि तुम आबादी बहुत बढ़ाते हो, बच्चे बहुत पैदा करते हो। तो आज तो प्रधानमंत्री इस बात को मान रहे हैं कि ज़्यादा बच्चे पैदा होने चाहिए। तो हम क्या करते हैं? हम देश को युवा देते हैं ज़्यादा बच्चे पैदा करके। तो एक बात तो उन्होंने मान ली कि मुसलमान ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, ये आरोप नहीं है। मौके मौके पर मुसलमान इसको विक्टिम कार्ड की तरह खेलते हैं कि हमारे ऊपर आरोप लगाया जाता है। फिर उन्होंने हिंदुओं को गफलत में, भुलावे में रखने के लिए दूसरा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये कभी हो ही नहीं सकता कि भारत में मुसलमानों की आबादी हिंदुओं की आबादी से ज़्यादा हो जाए। उनके कहने का निष्कर्ष ये था, उनके कहने का आशय ये था कि हिंदू सोते रहो, हमको अपनी आबादी बढ़ाने दो, तुम अपनी आबादी घटाते रहो। उसके बाद क्या होगा उनको कहने की ज़रूरत ही नहीं है। दुनिया का इतिहास गवाह है। और दुनिया के इतिहास पर क्यों जाए, अपने देश के हाल के इतिहास की बात कर लें। कश्मीर में क्या हुआ आज से सिर्फ 36 साल पहले। मैं कोई 100 साल, 1000 साल, 1500 साल पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ 36 साल पहले एक एक हिंदू को बीन बीन कर निकाल दिया गया, मस्जिदों से ऐलान करके कि या तो धर्म परिवर्तन कर लो या फिर कश्मीर छोड़कर चले जाओ और अपनी औरतों को छोड़ जाओ। अब आप कल्पना कर सकते हैं आज के युग में, सभ्य समाज में इस तरह की बात कोई बोल सकता है, बंद कमरे में भी? और ये तो मस्जिदों से खुलेआम ऐलान हो रहा था। लाखों हिंदू कश्मीर से पलायन कर गए या मारे गए, उनकी औरतों के साथ बलात्कार हुआ, उनके घर जलाए गए, उनके घरों पर कब्जा किया गया। लेकिन उसके बाद जितनी भी सरकारें आती रहीं, सबके पास कश्मीर के हिंदुओं के लिए केवल आश्वासन थे। थोड़ा बहुत मोदी की सरकार ने किया है, फिर भी उतना नहीं किया जो किया जाना चाहिए था। उनकी कुर्बानी, उनका त्याग, उनका जो योगदान है देश में और उसके अलावा जम्मू कश्मीर में, उस सब को देखते हुए और जिस यातना के दौर से वो गुजरे हैं, आज हालत ये है कि आज भी जब मैं ये आपसे बात कह रहा हूँ, अब भी कश्मीरी हिंदू अपने ही देश में शरणार्थी का जीवन बिता रहे हैं। हमारे देश की सर्वोच्च अदालत के पास उनका दुख सुनने का भी समय नहीं है। उनको दुत्कार कर वहाँ से भगा दिया जाता है। ये बहुत पुरानी बात हो गई। तो जो 1990 में हुआ वो बहुत पुरानी बात हो गई, जो 1984 में हुआ वो ताज़ा बात है। उसको सुप्रीम कोर्ट सुनेगा, उस पर SIT बनाने का आदेश देगा, जांच करवाएगा। तो ये रवैया है सरकार से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का।
लेकिन असदुद्दीन ओवैसी को बताना चाहिए कि हर छोटी बड़ी बात पर, आतंकवादी घटना पर, वो कहते हैं कि फलां घटना का रोष था, उसका विरोध था, उसका आक्रोश था, उसकी वजह से ये हुआ। बताएं कि इतना बड़ा अत्याचार होने के बाद कश्मीरी हिंदुओं में से कोई एक भी ऐसा है जो आतंकवादी बना, जिसने हथियार उठाया? तो क्रोध को, गुस्सा, प्रतिशोध की भावना केवल मुसलमानों में क्यों आती है, हिंदुओं में क्यों नहीं आती है? दूसरी बात, आबादी किसकी बढ़ रही नहीं बढ़ रही है उस विषय को छोड़ दें। प्रधानमंत्री जब आबादी को डेमोग्राफिक डिविडेंड बता रहे हैं तो वो ऐसी आबादी को बता रहे हैं जो देश के विकास में योगदान करे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का सम्मान बढ़ाए, प्रतिभाशाली हो। मुसलमान क्या कर रहे हैं? मुसलमान बताएं कि उनका देश की आंतरिक सुरक्षा में क्या योगदान है, देश की शिक्षा व्यवस्था में क्या योगदान है, देश के आर्थिक विकास में क्या योगदान है, देश की वैज्ञानिक प्रगति में क्या योगदान है, देश के स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनका क्या योगदान है। इस तरह से एक एक सेक्टर को आप गिनते जाइए और उनका योगदान बताइए कि क्या है। उनका योगदान है, ऐसा नहीं है। उनका योगदान ये है कि वो इस देश में बड़े पैमाने पर आतंकवादी तैयार करते हैं, मदरसों से जाहिल लोग पैदा करते हैं, जो अनएम्प्लॉयबल हैं, जिनको कहीं नौकरी नहीं दी जा सकती, जिनका काम है पत्थरबाजी, पेट्रोल बम चलाना, और अगर जो भारत सरकार की ही योजनाओं का फ़ायदा उठाकर स्कॉलरशिप पाए जाते हैं, सब्सिडाइज एजुकेशन पाए जाते हैं, हायर एजुकेशन में एडमिशन मिल जाता है, वो बड़े होकर पढ़ लिख कर फिर आतंकवादी बनते हैं, बम विस्फोट कराते हैं। अल-फलाह यूनिवर्सिटी का केस अभी आपने सुना ही। आपको इस दौरान मिलेंगे दुनिया भर में, केवल भारत में नहीं, दुनिया भर में, भारत में खास तौर से, कि जितने आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं ये सब बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। तो इनके लिए पढ़ाई का मतलब है आतंकवाद। वैसे इनकी फिलॉसफी, इनका मजहब यही सिखाता है कि असली जीवन जो है वो तो मरने के बाद शुरू होता है। तो ये तो जी रहे हैं ताकि मरकर अपना नया जीवन शुरू कर सके, इसलिए वो जान देने और जान लेने दोनों के लिए हर समय तत्पर रहते हैं। तो भारत को ऐसे युवाओं की ज़रूरत नहीं है। वैसी साहब, आपको लगता होगा कि ये युवा जो है वो देश के लिए बड़े फ़ायदेमंद हैं, लेकिन ये युवा जिनकी बात आप कर रहे हैं वो देश का नुकसान कर रहे हैं, ये देश पर बोझ हैं, ये एसेट नहीं बन पा रहे, ये लाइबिलिटी बनते जा रहे हैं, और हर बात में विक्टिम कार्ड खेलते हैं कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। देश की शिक्षा व्यवस्था पढ़ा लिखा कर जिनको ऊपर पहुंचाती है, एम्बेसडर बनाती है, वाइस प्रेसिडेंट बनाती है, वो बोलता है कि इस देश में मुसलमान डरे हुए हैं। अरे डरे हुए हैं तो तुम वहाँ तक कैसे पहुँचे? और तुम तो उस खानदान के हो जिसमें माफिया सरगना था तुम्हारा रिश्तेदार। इसके बावजूद बढ़ने का मौका मिला, लेकिन वो 10 साल उपराष्ट्रपति रहने के बाद विक्टिम कार्ड खेल रहा है। आप समझिए मानसिकता को। तो वो कभी संतुष्ट नहीं होने वाला है। उसकी संतुष्टि का एक ही आधार है कि भारत इस्लामी राष्ट्र बन जाए, भारत में हिंदुओं की संख्या घट जाए, और संख्या घटे न घटे, भारत में हिंदुओं का राज नहीं होना चाहिए, भारत में सनातन का राज नहीं होना चाहिए, भारत में शरिया का राज होना चाहिए। सवाल ये है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या ये है कि देश में ज़्यादा से ज़्यादा आतंकवादी तैयार हों, अपराधी तैयार हों, लव जिहाद करने वाले तैयार हों, लैंड जिहाद करने वाले तैयार हों? आज़ादी के पहले की बात छोड़ दीजिए, आज़ादी के बाद कितने लाख एकड़ ज़मीन पर मुसलमानों ने कब्जा किया है लैंड जिहाद के नाम पर और वक्फ बोर्ड के नाम पर। लेकिन वक्फ बोर्ड पर सवाल उठेगा, उसमें संशोधन होगा तो विक्टिम कार्ड खेलेंगे कि हमसे हमारा हक छीना जा रहा है, हमारे मजहब में हस्तक्षेप किया जा रहा है, जबकि वक्फ बोर्ड का इस्लाम मजहब से कोई लेना देना नहीं है। वक्फ बोर्ड संपत्ति के मैनेजमेंट के लिए है। लेकिन विक्टिम कार्ड खेलना है तो सच बोलने की ज़रूरत तो है नहीं। आप कुछ भी बोलिए, मजहब का नाम लीजिए, तुरंत मामला सेंसिटिव बना दीजिए और विरोध में खड़े हो जाइए। फिर आप अदालत की बात मत मानिए, फिर आप सरकार की बात मत मानिए, आप स्थानीय प्रशासन की बात मत मानिए,
ओवैसी साहब को बताना चाहिए था कि वो जो युवा पैदा कर रहे हैं, ऐसा क्यों है कि हिंदुओं के हर त्यौहार पर वो पत्थरबाजी करते हैं। कोई एक त्यौहार है हिंदुओं का जिस पर वो पत्थरबाजी न करते हों, और वो कौन करते हैं? जो युवा पैदा करने की बात गर्व से ओवैसी साहब कर रहे हैं, वही कर रहे हैं। भारत के लोगों के टैक्स के पैसे से जो मुसलमान पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उनका भारत के विकास में क्या योगदान है? जब मैं ये बात कहता हूँ तो मैं 100% लोगों के बारे में बात नहीं कहता, लेकिन मेजॉरिटी के बारे में बात कहता हूँ, अधिकांश लोगों के बारे में बात कहता हूँ। और दुनिया का इतिहास गवाह है। एक मुझे कोई उदाहरण बताइए जिस देश में मुस्लिम आबादी ज़्यादा हो गई हो और वो देश इस्लामी देश न बना हो।